नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब के कुछ अंशों पर बात करने वाले हैं। कांता भारती की रेत की मछली। जी। ये अंश हमें किरदारों की जिंदगियों में झांकने का मौका देते हैं। उनके रिश्ते, उनकी भावनाएं, काफी कुछ है इसमें। हाँ, बिल्कुल। ये टुकड़े टुकड़े में है। कहीं डायरी है, कहीं कोई घटना, कहीं बस किरदारों की बातचीत। और ये सब मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इमोशनल तस्वीर बनाते हैं। सही। तो हमारा इरादा यही है कि इन अंशों से जो मुख्य बातें हैं, जो भावनाएं हैं, उनको समझें। ठीक है, तो हमारे पास ये रेत की मछली के कुछ सिलेक्टेड पन्ने हैं। इनमें कहानी के कुछ जरूरी मोड़ भी हैं, किरदारों के मन की बातें, उनके डायलॉग्स, कभी प्यार वाले, कभी थोड़े टेंशन वाले, और कुछ डेट्स भी हैं। मार्च 1962, जून 1960, दिसंबर 1962, फिर मार्च 1963। ये टाइमलाइन समझने में मदद करती हैं ना? हाँ, ये तारीखें सिर्फ वक्त नहीं बताती, ये भी इशारा करती हैं कि कैसे गुजरा हुआ कल, मतलब यादें, आज पर हावी हैं। अच्छा। और ये सब देखते हुए एक सवाल तो मन में आता ही है कि भाई ये टाइटल क्यों, रेत की मछली, इसका क्या कनेक्शन है कहानी से? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो चलिए इन्हीं पन्नों में जरा और गहरे उतरते हैं। देखते हैं कि ये शोभन, कुंतल, मीनल, रमन और जो दूसरे किरदार हैं, जी। उनकी दुनिया के बारे में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में, उनके मन में उठते सवालों के बारे में क्या पता चलता है। और क्या वो वाकई रेत पर पड़ी मछली की तरह हैं, छटपटा रहे हैं? और ये भी कि वो अपनी अंदरूनी दुनिया और बाहरी सच्चाइयों के बीच वो बैलेंस बनाने की जो कोशिश है, उसमें कितना कामयाब होते हैं या कहाँ फंस जाते हैं? पहली नजर में तो ऐसे ही लगता है कि भाई पूरी कहानी शोभन के ही आसपास है। हाँ। हो सकता है ये उसकी डायरी हो या उसका नजरिया हो जिससे हम ये सब देख रहे हैं। और उसकी जिंदगी में दो औरतें खास लगती हैं, कुंतल और मीनल। बिल्कुल। और फिर फैमिली भी है, माँ है, भाभी है, रमन। शोभन का किरदार तो मतलब काफी उथल पुथल से गुजर रहा है। एक तो वो बीमारी का जिक्र है बार बार। हाँ। वो शायद सिर्फ जिस्मानी नहीं, दिमागी भी है। रिश्तों में भी अजीब सी टेंशन है, अकेलापन है। और हाँ, एक राइटर या थिंकर होने की जो छटपटाहट होती है, वो भी साफ दिखती है। कुंतल के साथ उसकी बातचीत देखें तो वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल पर है, लेकिन उसमें भी एक तनाव है। जैसे रिश्ते के मायने क्या हैं, आज़ादी क्या है, इन सब पर बहस होती है। अच्छा। एक जगह तो शोभन खुद ही सोचता है ना, हाँ। कि कुंतल के साथ रिश्ते में प्यार के अलावा गुस्सा, जिद, तलाश, कुंठा, कितने सारे कांटे उगाए हैं। हाँ। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। और मीनल मीनल के साथ रिश्ता कैसा है? वो ज्यादा इमोशनल लगता है। हाँ, इमोशनल और शायद ज्यादा दर्द भरा भी, खासकर जब मीनल बीमार पड़ती है। ओह। अंशों में जैसे शोभन उसकी देखभाल कर रहा है, अस्पताल में उसके पास है, उसकी छोटी छोटी जरूरतें, वो सब बहुत डिटेल में है। ऐसा लगता है जैसे मीनल की बीमारी शोभन के लिए भी एक बोझ बन गई है, इमोशनल बोझ। और ये सब अलग अलग शहरों में हो रहा है, इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता। हाँ, बिल्कुल। ये शहर शायद किरदारों की जिंदगी के अलग अलग फेज या उनकी मानसिक हालत को भी दिखाते हैं। अच्छा। और इसी पूरी कहानी में भाभी रमन का किरदार भी बहुत जरूरी है। वो विधवा हैं, इलाहाबाद वाले घर में रहती हैं शायद। हाँ, जिक्र है। उनके जीवन में जैसे सब कुछ ठहर गया है, अतीत की उदासी है जो पूरे घर में फैली हुई है। शोभन के साथ उनका रिश्ता भी बड़ा अजीब है, असहज। उसमें कड़वाहट भी है और एक टेंशन भी जो शायद कहीं नहीं जाती। हाँ, वो महसूस होता है। शोभन खुद महसूस करता है कि भाभी की उदासी दीवारों में बस गई है और उनके रिश्ते को समझना मुश्किल है। दूसरी तरफ माँ है, वो टिपिकल माँ है, प्यार, चिंता, शोभन की सेहत, उसकी जिंदगी को लेकर हमेशा परेशान। इन मेन किरदारों के अलावा भी कुछ नाम दिखते हैं, जैसे रतनलाल जी, कोई साहित्यिक हस्ती लगते हैं। हाँ, उनके घर पे जैसे गोष्ठियां होती हैं, साहित्यिक चर्चाएं। और एक संतोला का भी जिक्र है। जी। संतोला के साथ शोभन की बातचीत थोड़ी अलग है, शायद ज्यादा निजी या फिलोसॉफिकल। ये सब शोभन के इंटेलेक्चुअल साइड को दिखाता है। और एक और किरदार है श्रीमती डेविड, वो युवा महिला संघ की सेक्रेटरी हैं। वो शोभन से एक वर्किंग वुमन हॉस्टल जैसी जगह पर मिलती हैं। अच्छा। ये किरदार एक अलग दुनिया दिखाता है, कामकाजी औरतों की दुनिया, उनका नजरिया, जो शायद बाकी किरदारों की दुनिया से थोड़ा हटकर है। तो ये सारे किरदार, उनके इतने उलझे हुए रिश्ते, इन सबको देखते हुए एक चीज जो बार बार सामने आती है वो है अकेलापन। है ना? बिल्कुल। लगता है जैसे हर कोई भीड़ में भी अकेला है। क्या यही वो कनेक्शन है रेत की मछली वाले टाइटल से? हाँ, मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। ये अकेलापन सिर्फ शोभन का नहीं है। कुंतल भी अपनी सोच में अकेली लगती है, मीनल अपनी बीमारी में, रमन अपने अतीत में। सही। ये बाहरी अकेलापन नहीं है, ये ज्यादा अंदरूनी है।
और हाँ, रेत की मछली का जो इमेज है वो इसी बेगानगी का, अपने सही माहौल से कटे होने का, और उसकी वजह से जो घुटन होती है, छटपटाहट होती है, उसी का सिंबल हो सकता है। जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, शायद ये किरदार भी अपनी सिचुएशन में ऐसा ही महसूस करते हैं। और इसी अकेलेपन से जुड़ा है रिश्तों का कॉम्प्लिकेशन। प्यार भी है, परवाह भी है, लेकिन साथ में टेंशन, गलतफहमियां और बहुत कुछ अनकहा। हाँ, शोभन कुंतल मीनल का जो ये ट्रायंगल जैसा बनता दिखता है, वो तो साफ उदाहरण है। बिल्कुल। और शोभन का अपनी भाभी रमन के साथ जो अजीब सा रिश्ता है, कड़वाहट भरा, उसमें भी ये जटिलता है। ये मुश्किल रिश्ते सिर्फ निजी दायरे में ही नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब किरदार बाहर की दुनिया से जुड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे शोभन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है या रतन लाल जी के घर महफिल में जाता है, तब भी वो जो अंदर का अकेलापन है वो कहीं ना कहीं दिखता है। अच्छा। मतलब बाहरी दुनिया की हलचल उनके अंदर की कश्मकश को कम नहीं करती, शायद और बढ़ा देती है। यहाँ एक और बात जो मुझे लगी वो है जिंदगी के मतलब, दुख, मौत जैसे बड़े सवालों से जूझना। शोभन की डायरी खास तौर पर, हाँ बिल्कुल, वो जैसे इन्हीं सवालों से भरी पड़ी है। प्यार क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है, लिखना क्यों जरूरी है। वो 14 मार्च 1963 की एंट्री है ना, प्यार बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ कोई रोमांटिक बात नहीं लगती, ये जैसे जिंदगी के किसी बुनियादी सच की तलाश है। सही कहा, ये एक तरह की एग्जिस्टेंशियल खोज है जो चलती रहती है। और इसी में वो पुरी और कुनार की यात्रा का जिक्र भी बहुत मीनिंगफुल हो जाता है। हाँ, उसका जिक्र है। एक तरफ समंदर है, कुनार का मंदिर है, इतिहास, भव्यता। दूसरी तरफ शोभन का मन है जो मीनल की बीमारी, रिश्तों की उलझन, जिंदगी की अनिश्चितता, इन सब से परेशान है। तो उस बड़ी विशाल पटभूमि के सामने इंसान का दुख कितना छोटा लगता है, यह एहसास शायद वहां और तेज हो जाता है। और आर्ट का क्या रोल है, खासकर लिखने का? शोभन के लिए डायरी लिखना क्या सिर्फ मन हल्का करना है? नहीं, उससे ज्यादा लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये उसके लिए एक जरूरत है, जीने का तरीका, खुद को समझने का, अपने बिखरे हुए मैं को समेटने का एक जरिया। अच्छा। लिखना यहाँ सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं, शायद एक हथियार बन जाता है मुश्किलों से लड़ने का। और बातचीत में कालिदास वगैरह का जिक्र आना भी दिखाता है कि लिटरेचर उनकी सोच का हिस्सा है। और फिर टाइम और यादें, उनका बोझ, ये भी एक लेयर है। कैसे गुजरा हुआ वक्त, पुराने तजुर्बे आज भी असर डालते हैं। अतीत एक साए की तरह साथ चलता है। कुछ सीन्स को पढ़ते भी एकदम दिमाग में छप जाते हैं, जैसे वो वर्किंग वुमेन हॉस्टल वाला सीन। हाँ, जहाँ शोभन श्रीमती डेविड से मिलते हैं। उस जगह का माहौल, वो थोड़ी फॉर्मल सी बातचीत, और शोभन का वहाँ खुद को थोड़ा आउट ऑफ प्लेस महसूस करना बड़ा रियल लगता है। हाँ, और ट्रेन जर्नीज के डिस्क्रिप्शंस भी, वो सिर्फ सफर नहीं बताते, वो किरदारों की मेंटल स्टेट को भी दिखाते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे उनकी बेचैनी, उनके ख्यालों का बहना, उनका मूड बदलना, कलकत्ता जाते हुए या नैनीताल से लौटते हुए ट्रेन में जो हो रहा है, वो जैसे उनके अंदर जो चल रहा है उसी का आईना है। और मीनल की बीमारी वाले सीन्स, वो तो काफी भारी हैं। हाँ, बहुत मार्मिक हैं। खासकर वो पल जब शोभन उसकी देखभाल कर रहा है, उसकी तकलीफ देख रहा है और हेल्पलेस महसूस कर रहा है। वो सीन्स रिश्ते की गहराई भी दिखाते हैं और जिंदगी की क्रूरता भी। और इलाहाबाद वाला घर, जहां भाभी रमन की खामोशी है, उदासी है, वो खामोशी भी बहुत कुछ बोलती है। रतन लाल जी के घर की साहित्यिक चर्चाएं, वो एक अलग माहौल देती होंगी। हाँ, वहां विचारों का टकराव है, बहस है, लेकिन उन बहसों के पीछे भी किरदारों के आपसी रिश्ते और टेंशन महसूस होते हैं। और शोभन और कुंतल की बहसें, वो तो सोचने पे मजबूर करती हैं, चाहे वो रिश्ते के फ्यूचर पर हो, आज़ादी के मतलब पर हो, या जिंदगी जीने के तरीके पर। वो पाठक को भी अपने बारे में सोचने पर लगा देती हैं। और वो पुरी और कोणार्क का अनुभव, समंदर किनारे नाव में जाना। हाँ, जहाँ 3 अजनबी नाविक हैं और शोभन, मीनल, तोरू हैं, लहरों के बीच जैसे जिंदगी की एक अलग लय महसूस होती है। और कोणार्क मंदिर की भव्यता, उसके सामने अपना दुख शायद छोटा लगने लगता होगा। बिल्कुल, शायद ये अनुभव किरदारों पर गहरा असर छोड़ते होंगे, लेकिन इन सब दृश्यों से भी ज्यादा डायरेक्ट और असरदार है वो डायरी के पन्ने। हाँ, वो तो हैं। जहां किरदार सीधे अपनी बात कह रहे हैं, जैसे 14 मार्च 1963 की वो लाइन, प्यार बिना हम कुछ नहीं कर सकते, प्यार से ही त्याग की भावना आती है और त्याग ही मानव को सच्चे अर्थों में मानवीय बनाता है।
ये वाक्य कहानी के कई हिस्सों पर एक नई रोशनी डालता है। या फिर 17 मार्च 1962, मदर्स डे वाला दिन, जब मीनल बीमार है और शोभन को छोटी बच्ची तोरू को नहलाना पड़ रहा है। हाँ, उसका जिक्र है। ये छोटा सा इंसिडेंट उस दिन की सिचुएशन और शोभन की हालत को कितनी सादगी से बता देता है। और जून 1960 की एंट्री, जब शोभन लिखता है कि मीनल और नन्ही तोरू उसके जीवन के रेगिस्तान में बहार बनकर आई थीं। ये सीधे पर्सनल शब्द कहानी को बहुत गहराई देते हैं। तो कुल मिलाकर कांता भारती की रेत की मछली के इन अंशों से गुजरना एक काफी सेंसिटिव और सोचने पर मजबूर करने वाला अनुभव रहा। हाँ, इंसानी रिश्तों की उलझनें, अकेलेपन का वो गहरा एहसास और जिंदगी के मतलब ढूंढते किरदार, इनकी एक बहुत सच्ची तस्वीर मिलती है। बिल्कुल। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये किरदारों के मन के अंदर झांकने की कोशिश है। उनकी फीलिंग्स, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स, उनकी कश्मकश लेखिका ने बहुत बारीकी से दिखाया है। शोभन, कुंतल, मीनल, रमन, हर किरदार अपने आप में एक पूरी दुनिया है और उनके जरिए जिंदगी की कॉम्प्लेक्स सच्चाइयों और इंसानी जज्बातों को बहुत खूबसूरती से बुना गया है। और वो टाइटल, रेत की मछली, वो बार बार सही लगता है। हाँ, जैसे शोभनकार मीनल के बारे में सोचना कि शोभन के यथार्थ का ये मरु, उसके जीवन के मरु की ये रेतीली परिक्रमा छू नहीं सकती, ये कितना बड़ा आश्वासन है। ये लाइनें जैसे पूरी कहानी का एसेंस कह देती हैं। ये अंश वाकई पाठक को कई सवालों के साथ छोड़ जाते हैं। एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, क्या हम सब अपनी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं रेत की मछली जैसे ही नहीं है? मतलब अपनी सिचुएशन में जीने को मजबूर, अपने माहौल में फंसे हुए, जबकि शायद हमारी असली जगह, हमारा नेचुरल एलिमेंट कहीं और हो। ये बहुत गहरा सवाल है। या फिर ये कि अपने अंदर की दुनिया, अपनी इच्छाएं, अपने आइडियल्स और बाहर की दुनिया की जो डिमांड्स हैं, जो रियलिटीज हैं, उनके बीच बैलेंस बनाना कितना मुश्किल है और शायद कितना जरूरी भी। ये किरदार इसी बैलेंस को ढूंढने में लगे रहते हैं और शायद यही संघर्ष ह्यूमन एग्जिस्टेंस का हिस्सा है। ये कैसा ख्याल है जिस पर इन अंशों को पढ़ने के बाद देर तक सोचा जा सकता है।